नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आज आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं जब विश्व गुरु पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और सीबीआई की कार्रवाई पर झौवा भर भर कर लानत और मलानत दे रहे थे। साल 2013 के जून की 24 तारीख एक कार्यक्रम के दौरान तब के सीएम मोदी ने सीबीआई को राजनीतिक हथियार बनाकर गुजरात सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों को तबाह करना बंद करने की जोरदार नसीहत दी थी और कहा था कि केंद्र में हमेशा कांग्रेस की सरकार नहीं रहने वाली। उसका राजनीतिक हथियार क्यों बन रहे हो? पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं इसी मुद्दे पर। आए दिन इस सरकार को तबाह करने के लिए नए नए षड्यंत्र कर रही है और षड्यंत्रों का लिए उनका सबसे बड़ा औजार है सीबीआई। ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मैं आज इन नौजवानों के बीच से दिल्ली की कांग्रेस सरकार को ललकारता हूं। हमें सीबीआई का डर मत दिखाओ। गुजरात के अधिकारियों को, गुजरात के नेताओं को, गुजरात के मंत्रियों को सीबीआई आने वाले दिनों में फंसा देगी, ऐसे आज खबर मैंने पढ़ी। दिल्ली की सरकार ये कान खोलकर सुन ले, आप यावत चंद्र दिवाकरो दिल्ली में राज नहीं कर पाओगे। और ये सीबीआई का राजनीतिकरण, ये सीबीआई का दुरुपयोग, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शनाप कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, वो कभी न कभी तो आपको हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। एक कहावत है, अपना दुख दुख और दूसरे का दुख अपना सुख। विपक्ष बीते कई सालों से मोदी सरकार पर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। अब सोचिए, मुख्यमंत्री रहते जिस सीबीआई के काम करने के तौर तरीकों पर मोदी जी नसीहत की घुट्टी पिला रहे थे, आज वो खुद क्या कर रहे हैं। इन्हीं एजेंसियों के ऐसे कई मामले बीते सालों कोर्ट में दम तोड़ चुके हैं। आज पड़ताल करते हैं बीते सालों में देश भर के किन किन दलों और नेताओं पर कार्रवाई की गई और कितने ऐसे रहे जो जान और माल बचाने के लिए बीजेपी के गोद में बैठ गए। मतलब कि मोदी सरकार भी कांग्रेस सरकार के ढर्रे पर ही चल रही है और अपने विरोधियों या जो भी जरा भी नुकसान मिशन 24 में कर सकता है उसे ठिकाने लगाने पर चल रही है, जिसके बूते पीएम मोदी को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार 3 बार पीएम बनने का सौभाग्य मिल सके, जिससे वह अपने विश्व गुरु वाले दावे को साबित कर सकें, भले ही इसकी कीमत सीबीआई और ईडी के इस्तेमाल के जरिए चुकाई जाए। बीते कुछ सालों में कई विपक्षी नेताओं पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसा है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ में विपक्षी सरकारों के शीर्ष नेताओं पर छापे पड़े, पूछताछ की गई, उनमें से कई को जेल भी भेजा गया। साल 2014 के बाद 8 सालों में नेताओं के खिलाफ ईडी के इस्तेमाल में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 121 राजनेता जांच के दायरे में आए, जिनमें 115 विपक्षी नेता हैं। यानी इस दौरान 95% विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई। अब बताते हैं उन प्रमुख विपक्षी नेताओं के बारे में जिन पर पिछले सालों में ईडी और सीबीआई ने शिकंजा कसा। शुरुआत करते हैं इन दिनों सुर्खियों में रहने वाले मराठी राज्य से। आपको याद होगा, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी और शिवसेना के नेता संजय राउत को मुंबई में 1 अगस्त 2022 को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार किया था।
करीब 3 महीने बाद उन्हें 10 नवंबर 2022 को सशर्त जमानत दी गई। तब संजय राउत ने कहा था कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार न गिराने पर जांच एजेंसियों ने उन्हें परेशान किया। इससे पहले ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख को नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया था। उन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था। उस समय वो महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री थे। महाराष्ट्र सरकार के ही एक अन्य मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक को भी ईडी ने 24 फरवरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कुछ ऐसा ही एकनाथ शिंदे के साथ भी होने वाला था कि वो छठ से बीजेपी का दामन थाम लेते हैं और एकनाथ शिंदे 40 से अधिक विधायकों को लेकर शिवसेना से अलग हो गए और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। मोटे तौर पर देखें तो अकेले महाराष्ट्र में एनसीपी के 11 और शिवसेना के 8 नेताओं पर जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की। अब चलते हैं असम। जी हाँ, वही असम जिसकी पुलिस ने अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतरवाकर गिरफ्तार कर लिया था और कोर्ट के हस्तक्षेप से उन्हें सशर्त जमानत मिली। हाँ, ये अलग बात है कि नीरव मोदी, माल्या जैसे लोग आराम से ऐसी ही फ्लाइट से विदेश चंपत हो जाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा अब असम के मुख्यमंत्री हैं। वो पहले असम में कांग्रेस का प्रमुख चेहरा हुआ करते थे। शारदा चिटफंड घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी ने जांच शुरू की और इस सिलसिले में उनके घर पर छापा भी मारा गया और पूछताछ भी हुई। बस फिर क्या था, हेमंत बिस्वा सियासी मेढक की तरह झट से कांग्रेस के पल्ले से कूदकर बीजेपी के पल्ले में आ गए और पार्टी ने उन्हें असम का मुख्यमंत्री बना दिया। इसी तरह नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के 2 करीबी नेता शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय पर भी सीबीआई और ईडी ने शिकंजा कसा। बस फिर क्या था, पश्चिम बंगाल में 2021 में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले दोनों ही नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। हालांकि बाद में मुकुल राय टीएमसी में लौट आए। इस तरह टीएमसी के 19 नेताओं पर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई चल रही है। अब आते हैं बिहार। पिछले साल अगस्त में बिहार में नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट के बीच सीबीआई ने आरजेडी नेताओं के घर पर छापेमारी की। उनमें लालू यादव के करीबी माने जाने वाले और एमएलसी सुनील सिंह, सांसद अशफाक करीम, फैयाज अहमद और पूर्व एमएलसी सुबोध राज शामिल थे। आरजेडी के 5 नेता ईडी और सीबीआई की जांच के घेरे में हैं। इसी तरह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने फरवरी 2022 में आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री और खनन मंत्री रहते हुए अपने पद का कथित तौर पर दुरुपयोग किया है। राज्यपाल रमेश बैस ने इस शिकायत की प्रति चुनाव आयोग को भेजी और आयोग ने हेमंत सोरेन पर अपना फैसला एक लिफाफे में बंद कर राज्यपाल को भेज दिया था, जिसमें क्या था आज तक किसी को कुछ नहीं पता। जब ईडी ने हेमंत सोरेन को 3 नवंबर 2022 को पूछताछ के लिए सम्मन भेजा था। अब चलते हैं छत्तीसगढ़। रायपुर में कांग्रेस का 50वां अधिवेशन 24 से 26 फरवरी को था। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कई कांग्रेसी नेताओं के यहाँ ईडी के छापे पड़े। अधिवेशन से ठीक पहले 20 फरवरी को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव और चंद्रदेव राय समेत आधा दर्जन कांग्रेस नेताओं के घर पर और दफ्तर पर ईडी ने छापा मारा था। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर लगातार जांच एजेंसियों का दबाव बना हुआ है। बीते दिसंबर में भूपेश बघेल की ओएसडी सौम्या चौरसिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। आपको याद ही होगा कि जून 2022 में तब की तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। इस तरह बीते सितंबर तक जांच एजेंसियों के घेरे में कांग्रेस के 24 नेता थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक पड़ताल में कहा गया है कि सितंबर तक डीएमके के 6, बीजू जनता दल के 6, समाजवादी पार्टी के 5, बसपा के 5, आम आदमी पार्टी के 3, वाईएसआरसीपी के 3, आईएनएलडी के 3, सीपीएम के 2, पीडीपी के 2
और टीआरएस, एआईडीएमके, एमएनएस के एक एक नेता के खिलाफ जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। अब आप खुद सोचिए कि सीबीआई नाम के पिंजरे में बंद तोते और ईडी नाम के हथियार का कितना सदुपयोग मोदी जी कर रहे हैं। धन्यवाद।